स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वो है बायोकेमिस्ट्री का, सब्जेक्ट है आपका बायोकेमिस्ट्री। जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो आपके बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो इसमें हम लोग अमाइनो एसिड देखेंगे, अमाइनो एसिड को कोरिलेट करते करते हम लोग सारा प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं, क्योंकि प्रोटीन समझने के लिए पहले हमें अमाइनो एसिड समझना पड़ेगा कि अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं। तो जितना इम्पोर्टेंट है मैं उतना ही आपको कवर कराऊंगी इन वीडियोस में। ठीक है, तो ये अगर हम पढ़ें अमाइनो एसिड्स के बारे में, आपके जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं जो कंटेन करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्या क्या मैंने बोला कि अमाइनो एसिड्स ऐसे कंपाउंड हैं जो कंटेन करते हैं आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को। देखिए, अमाइनो एसिड मिलके, इस तरीके समझिए, अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। अमाइनो एसिड की चेन मिलके क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। ऐसे आप एग्जाम्पल की फॉर्म में समझ सकते हैं, जैसे कि ब्रिक्स, आपको पता है ईंटें होती हैं, ब्रिक्स होती हैं। तो ईंटों को जब आप मिलाएंगे तो एक घर बनता है। घर कैसे बनता है? ईंटों के मिलाने से। इन द सेम वे अगर अमाइनो एसिड जोड़ेंगे, आप आपस में जुड़ेंगे, तो वो बनेगा प्रोटीन। वो क्या बनाएगा? प्रोटीन। अब कितने अमाइनो एसिड मिनिमम होने चाहिए प्रोटीन बनने के लिए, तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। अभी हम बेसिक अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अमाइनो एसिड्स आपके वो कंपाउंड्स हैं जो कंटेन करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को। ठीक है, ये देखिएगा, ये आपका क्या है? जनरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है अल्फा अमाइनो एसिड का। इसे अल्फा अमाइनो एसिड क्यों कह रहे हैं? पहली बात है ना, और जनरल फॉर्मूला है ये। देखिएगा, इस जनरल फॉर्मूला में देखिए ये एक क्या है? आर है। आर क्या है? आपकी साइड चेन आर होती है इसमें। ये एक जनरल फॉर्मूला है हर अमाइनो एसिड के लिए, आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा। एक्सेप्ट प्रोलीन, मैं अभी बताऊंगी क्यों। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। वहीं पर ये अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, अमाइनो ग्रुप है, और ये हाइड्रोजन है आपका। तो हमने क्या बोला कि जो आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या क्या कंटेन करते हैं। आप देखिएगा कि आपका कार्बन होगा, एक कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा एंड नाइट्रोजन होगा। आपको देखने के लिए मिल रहा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है इसमें। ठीक है, तो जो आपके अमाइनो एसिड होते हैं ये उसका जनरल फॉर्मूला है। अब इसे सी एल्फा, ये सी एल्फा क्या है? ध्यान से देखिएगा, देखो ये क्या हुआ है? सी एल्फा। ये क्या है? सी एल्फा। तो सी एल्फा पे क्या जुड़ा हुआ है? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है एक साइड, और एक साइड आपका अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक साइड क्या जुड़ा हुआ है? अमाइनो ग्रुप, और दूसरी साइड क्या जुड़ा हुआ है? कार्बोक्सिलिक। तो ऐसे जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है उसे हम बोलते हैं सी एल्फा। उसे क्या बोलते हैं हम? सी एल्फा, एल्फा कार्बन। ठीक है, जिससे आपका ऐसा कार्बन जिससे अमाइनो ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, ऐसे कार्बन को हम क्या बोलेंगे? एल्फा कार्बन या सी एल्फा। ठीक है, तो आपको हर अमाइनो एसिड का ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, एक्सेप्ट, मैंने क्या बोला? एक्सेप्ट प्रोलीन। अब आपको पता, आई डोंट नो कितने लोगों को अमाइनो एसिड्स के बारे में पता है, क्योंकि हम लोग 11th-12th में भी बेसिक पढ़ते ही हैं। अगर नहीं भी पता है तो टेंशन मत लो, मैं पढ़ाऊंगी पूरा। देखो, प्रोलीन, एक्सेप्ट प्रोलीन। तो प्रोलीन क्या है? देखो, आपको जो नेचुरल अकरिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं वो 20 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 20 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से एक अमाइनो एसिड होता है प्रोलीन। तो प्रोलीन आपका अल्फा अमाइनो एसिड को फॉलो नहीं करता है, एक्सेप्ट दैट सारे अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये बात समझ आई आपको? एक्सेप्ट प्रोलीन, ये कॉमन क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, एक्सेप्ट प्रोलीन के अलावा बाकी के जो 19 अमाइनो एसिड्स हैं वो इस सेम जनरल स्ट्रक्चर फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रोलीन का आगे आगे चल के मैं सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगी, जो आगे वीडियोस पढ़ाऊंगी उनमें मैं सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है जो अल्फा जो जनरल फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता है, तो वो है आपका प्रोलीन। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है कॉमन है सबके लिए एक्सेप्ट प्रोलीन के लिए, एक्सेप्ट प्रोलीन। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन है जो हाईलाइट करके रखना, याद रखना आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, जो आपके अमाइनो एसिड हैं वो आपके एसिड की तरह भी एक्ट कर सकते हैं एज वेल एज बेस की तरह। कैसे, मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा कैसे एक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, आपके जो अमाइनो एसिड है वो, अगर जनरल अमाइनो एसिड की बात करें हम, तो देखो अमाइनो ग्रुप भी अटैच है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी अटैच है, तो वो आइदर एसिड की तरह एक्ट कर सकते हैं और बेस की तरह एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइदर एक्ट कर एसिड्स की तरह और आइदर एक्ट कर सकते हैं बेसिस की तरह। इन टाइप्स के अमाइनो एसिड, इस टाइप के नेचर के अमाइनो एसिड को बोलते हैं हम एम्फोटेरिक। हम क्या कह सकते हैं, हमारे अमाइनो एसिड्स कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब समझ आया कि अमाइनो एसिड आपके बेसिक अमाइनो एसिड एक्ट कर सकते हैं एसिड्स की तरह भी, और अमाइनो एसिड कैसे एक्ट कर सकते हैं बेसिस की तरह भी। इसीलिए अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रही हूँ आपको। देखिए, अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखिए ध्यान से, ठीक है, ये इस पे ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अगर ओवरऑल चार्ज की बात की जाए, इस टाइम ओवरऑल चार्ज की बात की जाए अमाइनो एसिड पे, तो वो क्या है, 0। ओवरऑल चार्ज क्या है, 0। अभी इस टाइम ओवरऑल चार्ज क्या है, 0। तो इस टाइप के, इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, ज्यूटर आइन। ये क्या है, ज्यूटर आइन। मैं आपको समझाती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। देखो जैसे आपका ये अमाइनो एसिड है सी अल्फा, यहाँ पर मैंने COOH, ठीक है, H3N+, ये आपका H ग्रुप हो गया, और ये R। ये R की वजह से ही सारे अमाइनो एसिड डिफर करते हैं, मतलब R एक साइड चेन है। अगर कुछ अलग ग्रुप लग गया तो कोई और अमाइनो एसिड बन जाएगा, अगर कोई और ग्रुप लग गया तो कोई और अमाइनो एसिड बन जाएगा। मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाह रही हूँ, तो इसीलिए मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ। देखना जरा, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ। देखो ये तो मेरी श्योरिटी है, जितना मैं पढ़ाऊंगी आपको सब कुछ समझ आएगा अच्छे से, ऐसा कुछ होगा नहीं कि आपका कोई कंसेप्ट मिस होगा। अब देखो ये चीज, अब यहाँ पे ध्यान से गौर से मेरी बात सुनो। ये देखो पीएच क्या है, बहुत कम है पीआई से। पीआई क्या होता है, पहले तो ये समझो पीआई क्या होता है। पीआई, पीआई समझना, पीआई की फुल फॉर्म होती है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, वो पॉइंट, वो पीएच, एट विच पीएच, जहां पर ओवरऑल चार्ज जो है, ओवरऑल चार्ज ऑफ द अमाइनो एसिड इज 0। वो पीएच जहां पर ओवरऑल अमाइनो एसिड का चार्ज 0 होगा, वो पॉइंट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो देखो देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर ओवरऑल चार्ज कैलकुलेट करो, अगर आप यहाँ पर प्लस माइनस, ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया ना, तो पीएच इज इक्वल्स टू पीआई हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीएच इक्वल्स टू पीआई मीन्स वो पॉइंट जहां पर ओवरऑल चार्ज क्या है, 0 है, तो वो ये क्या है, पीएच इक्वल्स टू पीआई। अगर पीएच जो है कम होगा पीआई से, ध्यान से समझना, पीएच कम है, पीएच मीन्स क्या हुआ, एच आइंस की कंसंट्रेशन मोर है, एच आइन कंसंट्रेशन मोर। हम भाई पीएच, हम कहते हैं पीएच कम है, तो क्या कहते हैं, क्या मतलब होता है इसका,
कि एच आयंस की कंसंट्रेशन भर के है। तो जब एच आयंस की कंसंट्रेशन भर के होगी तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होगा या नहीं? यहाँ पर अगर एच आयन की कंसंट्रेशन हाई है, इट मीन्स दैट प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हाई है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को। भाई कार्बोक्सिल ग्रुप क्या करेगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। भाई मेरी बात सुनो, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रही हूँ मैं, इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैंने क्या बोला? अगर आपका पीआई एक पॉइंट लो, वहां उससे अगर पीएच आपकी कम है, पीएच कम का मतलब क्या होता है कि आपके एचाइंस भर भर के हैं। जब एचाइंस भर के हैं तो क्या कार्बोक्सिल ग्रुप क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को। ठीक है, और अनचार्ज हो जाएगा। तो चार्ज क्या है? अगर ओवरऑल चार्ज अब देखो अमाइनो एसिड पे तो क्या है? पॉजिटिव। वहीं पर जैसे जैसे पीएच बढ़ी, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप अपना प्रोटॉन को लॉस करेगा। भाई पीएच बढ़ती जाएगी, एचाइन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। ठीक है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप क्या करेगा? अपना प्रोटॉन लॉस कर देगा। तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो पीएच क्या हो गया? पीआई के इक्वल हो गया। फिर और पीएच बढ़ा, फिर क्या हुआ? पीएच और बढ़ा, तो क्या होगा? फिर क्या होगा? जो अमाइनो ग्रुप है वो भी क्या करेगा? अपना प्रोटॉन लॉस कर देगा। जो अमाइनो ग्रुप है, भाई पीएच और बढ़ रहा है, पीएच बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तो क्या होगा? अमाइनो ग्रुप क्या करेगा? अपना प्रोटॉन भी लॉस कर देगा। तो इस पे अगर ओवरऑल चार्ज देखो तो क्या हो गया? नेगेटिव। और ये कंडीशन कब आई? जब पीएच जो है बहुत ज्यादा हो गया पीआई से। ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है, ये स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट है, आप समझ नहीं सकते। मैंने क्या बोला? दोबारा बोल रही हूँ। अगर आपका पीआई है, पीआई वो पॉइंट होता है जहां पर ऐसा पीएच जहां पर ओवरऑल चार्ज जो है अमाइनो एसिड का जीरो होगा। तो अब अगर हम बात करें कि अगर पीएच जो है कम है पीआई से, पीएच कम का मतलब क्या है? भैया भर भर के प्रोटॉन है, भर भर के प्रोटॉन है तो कार्बोक्सिल ग्रुप एक्सेप्ट कर लेगा प्रोटॉन को और क्या हो जाएगा? अनचार्ज हो जाएगा। तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, वहीं पर अगर पीएच जो है ज्यादा हो गया पीआई से, अब पीएच ज्यादा हो गया इट मीन्स प्रोटॉन की कमी हो गई, प्रोटॉन की कमी हो गई तो कार्बोक्सिल ग्रुप ने तो पहले ही लॉस कर दिया था, अब अमाइनो ग्रुप भी अपना प्रोटॉन को लॉस कर देगा। तो क्या हो जाएगा? ओवरऑल चार्ज नेगेटिव। ये बात समझ आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और ज्यूटराइन क्या होते हैं? ज्यूटराइन ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां पर ओवरऑल चार्ज जो है नो, मतलब ओवरऑल चार्ज होता नहीं है, नो ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो मतलब ये क्या है? एक ज्यूटराइन है, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, ओवरऑल चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? जीरो। भाई प्लस और माइनस क्या हो गया? जीरो हो गया ना, तो ओवरऑल चार्ज जीरो हो गया। तो ये क्या हो गया? एक ज्यूटर आइन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलो मेरे साथ। अब हम लोग चलते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। मैं बहुत इजी वे में समझाऊंगी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, बहुत सिंपल टर्म्स में। तो देखो, ऑल अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ऑल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। इसका क्या मतलब है? पहली बात तो याद रखना कि किसके एक्सेप्ट में? ग्लाइसिन को छोड़ के। मैं बताऊंगी ऐसा क्यों। ये वाला याद रखना, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ठीक है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। देखो मैं कह रही हूं कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? जब वो कायरल कार्बन होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है? कि कायरल कार्बन होगा। और अगर आपको कायरल कार्बन पता हो, कोई भी कार्बन जिसपे चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों वो होता है कायरल कार्बन। चारों डिफरेंट हो, सुनना मेरी बात, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। कोई भी, हमने कहा मॉलिक्यूल को हम ऑप्टिकली एक्टिव कब कहेंगे? हम उसे ऑप्टिकली एक्टिव तब कहेंगे जब वो मॉलिक्यूल जो है उसका जो कायरल कार्बन है वो मॉलिक्यूल जो है कायरल कार्बन होगा। कायरल मीन्स जिसपे चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े होंगे। भाई सी है, सी के चार होते हैं। ठीक है, तो ये चारों क्या है? अलग अलग ग्रुप होंगे। लेकिन ग्लाइसिन में क्या होता है? देखो आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर पता है अमाइनो एसिड का, COOH। ठीक है, या CO माइनस ले लो, CO माइनस, ये हो गया H3N पॉजिटिव, ये H। अब यहाँ पे R साइड चेन होती थी, यहाँ क्या होती थी? R। लेकिन ग्लाइसिन में क्या होता है? जो R साइड चेन होती है वो H होती है। तो क्योंकि ये H है ऑलरेडी और ये H है, तो ये क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा।
तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन बाकी जितने अमाइनो एसिड्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। उनमें जो आर चेन होती है वो डिफरेंट होती है, एच नहीं होता, NH3 नहीं होता, कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता, कुछ और ही होती है आर साइड चेन। तो इसीलिए एक्सेप्ट ग्लाइसिन जो बाकी के अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये बात समझ आई? अब इतना तो कंसेप्ट समझ आएगा। अब ध्यान से सुनना, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो उसमें जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है, ये तो आपने पढ़ा होगा प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, तो आइदर कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है, आइदर वो क्लॉकवाइज जाएगी, क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर उसमें जो अगर जो लाइट है वो क्लॉकवाइज जा रही है, अगर जो लाइट है वो कैसी जा रही है, आपकी क्लॉकवाइज जा रही है, तो आप उसे कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मैं याद करने का तरीका बताऊंगी कैसे करेंगे। और अगर एंटी क्लॉकवाइज तो घड़ी है भैया, अगर क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो इट मीन्स लीवो रोटेटरी, इट मीन्स लीवो रोटेटरी, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को आप पॉजिटिव, क्योंकि भैया क्लॉकवाइज जा रही है, सीधे सीधे जा रही है तो पॉजिटिव, लीवो रोटेटरी उल्टा जा रही है तो नेगेटिव। लीवो से ऐसे याद रखना कि उल्टा हाथ होता है हमारा, लेफ्ट बोलते हैं तो एल, एंटी उल्टा हो रहा है, एंटी मीन्स उल्टा, एल मीन्स लेफ्ट हैंड होता है तो उल्टा माइनस में, ठीक है। इतनी बात समझ आई? अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के लिए कि कितना ऑब्जर्व्ड रोटेशन हो रहा है डिग्री में, इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, ए इज इक्वल्स टू एल्फा मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय एल। एल्फा क्या है आपका, स्पेसिफिक रोटेशन, उस कंपाउंड की स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन आपको दी होगी। सी क्या है, कंसंट्रेशन, कितनी कंसंट्रेशन है, और एल क्या है आपका, पाथ लेंथ है, लाइट पाथ लेंथ, जो कि आप डेसीमीटर में कैलकुलेट करते हैं, इसमें डेसीमीटर में, ठीक है। लाइट पाथ लेंथ है एल, सी क्या है आपका कंसंट्रेशन, उस सॉल्यूशन में कितनी कंसंट्रेशन है, और अल्फा क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन क्या है उस कंपाउंड की। इतनी बात समझ आई? ये क्या कैलकुलेट करके देगा, ऑब्जर्व्ड रोटेशन इन डिग्री, ये क्या देगा, ऑब्जर्व्ड रोटेशन इन डिग्रीज। ये बात समझ आई बच्चों? देखो मैं दोबारा बोल रही हूँ, कोई भी कंपाउंड आप कैसे बताएंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। पहली बात, वो कायरल होना चाहिए। तो ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे कायरल हैं। कायरल मीन्स उस सी कार्बन से जो अमाइनो एसिड्स हैं वो, जो उस सी कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, चारों के चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करते हैं, रोटेट करते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम कहेंगे लीवो रोटेटरी, प्लस माइनस। ये फॉर्मूला है कि ऑब्जर्व रोटेशन इन डिग्री को कैलकुलेट करने का। अब नेक्स्ट चलो मेरे साथ, देखो कॉन्फ़िगरेशन होती हैं अमाइनो एसिड्स की। तो जो आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं वो जो नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं वो कैसे हैं, एल अमाइनो एसिड्स हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कैसे हैं, एल। कैसी कैसी कॉन्फ़िगरेशन है, एल अमाइनो एसिड, ठीक है। अब कैसे इसको डिसाइड किया गया था मैं बताती हूँ। देखो ग्लिसरल्डिहाइड, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रही लेकिन मैं इतना बता रही हूँ कि ग्लिसरल्डिहाइड है, जैसे ये ग्लिसरल्डिहाइड है CH, ये OH हो गया, यहाँ पे CHO हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड है क्योंकि, और ये हो गया आपका CH2OH, ये क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड। रुको, ये क्या है आपका, ग्लिसरल्डिहाइड। तो ग्लिसरल्डिहाइड को रेस्पेक्ट में लेके अमाइनो एसिड की कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड होती है। अगर देखो ये किस तरीके का ग्लिसरल्डिहाइड है, ये एल ग्लिसरल्डिहाइड है। कैसे, अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर है तो एल, अगर OH ग्रुप अगर इस हैंड पे आ जाता तो हो जाता आपका डी, अगर OH एल लेफ्ट हैंड पे है तो एल, अगर OH राइट पर है तो डी, ठीक है। तो वहीं पर इसी के रेस्पेक्ट में देख के किया गया था। तो अगर अमाइनो ग्रुप, ध्यान से देखना, इस तरीके से होता है H
ये अमाइनो ग्रुप हो गया H3N पॉजिटिव, ये कार्बोक्सिल और ये R। तो देखो अमाइनो ग्रुप अगर लेफ्ट में है तो ये क्या हो गया एल अमाइनो एसिड। और यही जो आपके होते हैं वो नेचुरली अकरिंग होते हैं। नेचुरली अकरिंग क्या है एल, रेयर क्या है आपके डी अमाइनो एसिड। तो ये तो आपका जैसे यहाँ पर ये एल अमाइनो एसिड हो गया अगर, ठीक है, एल अमाइनो एसिड, ये समझ आया। इसके रेस्पेक्ट में लेके एक बात की गई थी ग्लिसरल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में। तो अगर NH3 आपका लेफ्ट हैंड साइड पर है तो एल, अगर NH3 आपका राइट हैंड साइड पर है तो डी, ठीक है। वहीं पर एक तो ये कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम था आपका एल डी और एल वाला, एक था आर और एस वाला। आर मीन्स रेक्टस, एस मीन्स सिनिस्टर। तो मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं, अगर आपका ध्यान से देखना, एल आप कह रहे हैं तो एल, तो अगर आर और एस कॉन्फ़िगरेशन है तो ये क्या हो गया एस अमाइनो एसिड। कैसे याद रखेंगे, लाइफ साइंस से, लाइफ एल एस। मतलब अगर आपसे पूछा जाए, कोई आपको दिया जाए एल एलेनिन है, ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए एल एलेनिन है, तो अगर हम आर एस, देखो दो तरीके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक तो डीएल वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कि अभी हमने पढ़ा, एल अमाइनो एसिड और डी अमाइनो एसिड, और एक होता है आर एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आपका अमाइनो एसिड आर है या एस है, ठीक है। तो अगर आपको दिया जाए एग्जाम में क्वेश्चन, मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन दूं कि आपका एल एलेनिन है, ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं एल एलेनिन है लेकिन अगर आर एस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखा जाए तो क्या ये आर एलेनिन होगा या फिर एस एलेनिन होगा, तो आप क्या कहेंगे एस, आप क्या कहेंगे एस। मैंने कैसे बताया, कैसे याद रखना है, लाइफ साइंस से। एल अमाइनो एसिड क्या होंगे, एस अमाइनो, एस कन्फ्यूगेशन को फॉलो करेंगे, समझ आई। एल क्या फॉलो करेंगे, एस को फॉलो करेंगे। एल मतलब समझ रहे हो ना, दो कॉन्फ़िगरेशन है, एक डीएल अमाइनो एसिड वाली कॉन्फ़िगरेशन है, एक आरएस वाली कॉन्फ़िगरेशन है, या तो एल अमाइनो एसिड होंगे या एस अमाइनो एसिड। बट एक्सेप्ट, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो है सिस्टीन। सिस्टीन एक अमाइनो एसिड, देखो याद हो जाएंगे अमाइनो एसिड, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी आपको अमाइनो एसिड सारे याद। जो सिस्टीन है वो, अगर आपका सिस्टीन जो है एल है तो अगर आर एस कॉन्फ़िगरेशन में पूछी जाए तो वो आर होगा, सिर्फ एक्सेप्ट क्या होगा, सिस्टीन। अगर सिस्टीन एल सिस्टीन है तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन में वो आर सिस्टीन होगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ एल सिस्टीन और आर सिस्टीन, ये क्या है, एक्सेप्शन है। यहाँ पे मैं अलग कलर से लिख दे रही हूँ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट दैट बाकी के जितने भी एल को करेंगे फॉलो वो एस को करेंगे। लाइफ साइंस याद रखना, एल एस, एल एस। अगर एल आपसे पूछा जाए कि आपसे पूछा जाए जैसे कि ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है, एल ग्लूटामिक एसिड है, तो आप क्या कहेंगे, एस ग्लूटामिक एसिड होगा आर एस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी आपको कि जैसे अमाइनो एसिड्स आपके ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, क्या क्या ग्रुप्स हैं, नॉन पोलर कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं, पोलर कौन से होते हैं, अनचार्ज्ड होते हैं, तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, ठीक है। जो आपको ये जो है ना, मैं पूरा PDF फॉर्म में आपको दे दूंगी, ये एज इट इज़ आपको PDF की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है, आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लेना। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। ये जो PYQ है, ठीक है, मैंने लिखा है ना विथ PYQ, तो अभी कुछ टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा कवर हो जाए तब मैं आपको कुछ PYQs भी ज़रूर कराऊंगी इसके, ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पे बिलीव मान के चलेगा कि मुझे नहीं लगता है जितना मैं पढ़ाऊंगी उससे ज़्यादा कुछ आएगा, उससे उसी एरिया को कवर करते हुए ही सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना,